शुरुआत करते हैं अच्छी और सच्ची खबरों की। महाकुंभ की खबर से। प्रयागराज में चल रहे दुनिया के सबसे बड़े मेले महाकुंभ की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। देश ही नहीं विदेश से भी बड़ी तादाद में लोग संगम नगरी पहुंच रहे हैं और इसी कड़ी में अब पड़ोसी देश पाकिस्तान से भी हिंदू श्रद्धालुओं का एक जत्था प्रयागराज पहुंचा है, जो कि हर हर महादेव की धुन में रमा नजर आया। वहीं महाकुंभ में मिस वर्ल्ड टूरिज्म रह चुकी इशिका तनेजा सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करती नजर आ रही है। लंदन पढ़ाई करने वाली इशिका का झुकाव पिछले दिनों आध्यात्म की तरफ हुआ और इसके बाद उन्होंने ग्लैमर की दुनिया को अलविदा कह दिया और आध्यात्म की राह पकड़ ली। द्वारका शारदा पीठाधीश्वर से गुरु दीक्षा लेने के बाद इशिका अब श्री लक्ष्मी बनकर सनातन का प्रचार प्रसार कर रही हैं। महाकुंभ सिर्फ एक मेला नहीं, बल्कि आस्था, भक्ति, परंपरा और दिव्यता का महासंगम है। यहाँ गंगा की लहरों में बहता विश्वास और सनातन संस्कृति की अनुपम छटा अलौकिक नजारा पेश कर रही है। इसी सनातन परंपरा को आगे बढ़ाने में जुटी है इशिका तनेजा। ग्लैमर की दुनिया का वो चमकता सितारा जो मिस वर्ल्ड टूरिज्म से लेकर OTT तक में अपनी पहचान बना चुकी है। दिल्ली की रहने वाली इशिका तनेजा ने लंदन से पढ़ाई की है और अब उन्होंने शोहरत और मोह माया को त्याग कर सनातन धर्म का रास्ता अपना लिया है और अब वो श्री लक्ष्मी बनकर सनातन के प्रचार प्रसार में जुट गई है। मैं सिर्फ सनातन के, जैसे हम बोलते हैं धर्मो रक्षति रक्षतः, तो हम धर्म की रक्षा तो नहीं कर सकते हैं पर हम धर्म की सेवा कर सकते हैं। तो उसी सेवा भाव से मैं यहाँ पे जुड़ी हुई हूँ। महाकुंभ में ग्लैमर के साथ सवाल भी खड़े हुए हैं। जब उनसे सवाल पूछा गया कि अगर उन्हें ग्लैमर की दुनिया से अच्छा ऑफर मिलता है तो क्या वो फिर से रुपहले पर्दे की दुनिया में लौटेंगी, तो क्या कहा उन्होंने, आप भी सुनिए। मेरी जर्नी महाकुंभ से पहले शुरू हुई थी। मेरी जर्नी शुरू हुई थी देवकीनंदन जी के जो सनातन धर्म संसद हुआ था उसमें भी मैं थी। उससे पहले इस्कॉन से भी मैं जुड़ी हुई थी, वहाँ पे भी मैं 6 साल तक काम कर चुकी हूँ। और रही बात स्पिरिचुअलिटी की, अगर मैं बात करूँ तो मैं विपश्यना से भी जुड़ी हुई हूँ। मैंने 11 दिन का मौन व्रत भी रखा था। ऐसे बाबा हैं यहाँ पर, IT वाले बाबा, होस्ट हर्षा आचार्य, वो लोग कह रहे हैं कि भाई वो लोग पॉपुलैरिटी हासिल करने के लिए यहाँ पर आ गए और ये सारी चीजें, मैं नहीं कह रहा हूँ, तमाम जो संत वंत हैं अखाड़े में, कि उन्होंने IT वाले बाबा को लेकर तमाम चीजें टिप्पणी की। आपकी क्या सोच? मुझे लगता है कि आपको ना उनकी इंटेंशन देखने की जरूरत है। मैं हमेशा से कहती हूँ कि उनके विचारों को देखिए, उनके विकारों को ना देखिए। और हम बहुत ही ज्यादा जल्दी जज करने लग जाते हैं। आपको क्या पता किसी की क्या इंटेंशन है, वो किस जर्नी से गुजरा है। वो अगर प्रचार कर रहा है तो उसमें परेशानी ही क्या है। हाँ, लेकिन अगर हम ये सोचे कि वो उनसे हमें ज्ञान चाहिए, तो मुझे लगता है कि कुंभ में हमारे पास महामंडलेश्वर है, हमारे पास जगत गुरु है, हमारे पास शंकराचार्य जी है, हमारे पास अघोरी है, हमारे पास नागा साधु हैं, तो हम उनसे ज्ञान लें। इशिका सोशल मीडिया पर काफी पॉपुलर है। 2 मिलियन से ज्यादा उनके फॉलोअर्स हैं। इशिका ने साल 2017 में मिस वर्ल्ड टूरिज्म इंडिया का खिताब जीता था। इसके बाद साल 2018 में मलेशिया के मेलाका में आयोजित मिस वर्ल्ड टूरिज्म में तनेजा को बिजनेस वुमेन ऑफ द वर्ल्ड का ताज पहनाया गया। वो 100 वुमेन अचीवर्स ऑफ इंडिया के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित हो चुकी है। इशिका तनेजा ने एक्ट्रेस के तौर पर बॉलीवुड फिल्मों में भी काम किया है। फिल्म हिंदू सरकार, हद और दिल मंगदी में अभिनय तक कर चुकी है। अब वो महाकुंभ मेले में सनातन का प्रचार प्रसार करती हुई दिखाई दे रही है। और ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि जगत गुरु शंकराचार्य जी। इशिका तनेजा ने द्वारका शारदा पीठ के शंकराचार्य सदानंद सरस्वती से गुरु दक्षिणा ली है। इशिका कहती है कि हर बेटी को धर्म की रक्षा और इसे आगे बढ़ाने के लिए सामने आना चाहिए।
मुझे हमेशा से लगता है कि जितनी भी हमारी लड़कियां हैं, जितनी भी हमारी सनातनी बहनें हैं, वो आपके मनोरंजन के लिए नहीं बनी है, वो छोटे छोटे कपड़े पहन के नाचने गाने के लिए, रियलिटी शोज के लिए, इस सब के लिए नहीं बनी है, और वो बनी है कि सनातन के प्रचार के लिए। ये बात आप तब कह रही हैं जब आप खुद काम कर चुकी हैं उस इंडस्ट्री में। हाँ जी, मैं तो अपने आप को ये कहूंगी कि मेरी खुद की घर वापसी है। मुझे बहुत ट्रोल करा गया इस बात के लिए कि देखिए इनके खुद के इंस्टा पे चाहिए, आप इनके खुद का देखिए, खुद ऐसे कपड़े पहन रही है और अब ये बात कर रही है। मुझे लगता है देर आए दुरुस्त आए, पर मुझे लगता है कि ये मेरी खुद की घर वापसी है। इशिका की तरह ही महाकुंभ में सनातन को करीब से जानने और समझने के लिए पाकिस्तान से श्रद्धालुओं का एक जत्था भारत आया है। भारत में कदम रखते ही इन श्रद्धालुओं को अपनापन और आध्यात्मिक ऊर्जा महसूस हुई। आस्था के समागम ने इन्हें अभिभूत कर दिया। कोई हर हर महादेव का जय घोष कर रहा था, कोई हर हर गंगे की भक्ति में लीन दिखाई दिया। महाकुंभ में आके हमें यहाँ बहुत अच्छा फील हो रहा है, हमारा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। जैसे कि हमने टीवी में देखा हुआ है, मीडिया के माध्यम से देखा हुआ है, और हमारे गुरुदेव ने हमें ये मौका दिया है कि हम यहाँ पर आए, यहाँ पे देखें वो कुंभ मेला, जो बहुत नसीब वालों को अवसर मिलता है। तो हमें बहुत अच्छा फील हो रहा है इसका। बहुत अच्छा लगा हमें, और हम तो फर्स्ट टाइम ही आए हैं। बचपन से सुना था कि प्रयागराज एक उत्तम धरती है जहाँ पर अगर स्नान किया जाए उसकी नदी में तो बहुत उत्तम होता है, जन्म सफल हो जाता है। और यहाँ आकर वो लग रहा है, यहाँ पर पूरे अरेंजमेंट्स बहुत अच्छे हैं। कब आए हैं और कहाँ से चले थे आप लोग? हम मीरपुर माथेलो से चले थे, सिंध पाकिस्तान। हमें अच्छा लग रहा है यहाँ पे आकर, बहुत मजा आ रहा है। महाकुंभ में पहुंचे ये श्रद्धालु पाकिस्तान में रहते हुए भी अपने धर्म और परंपराओं को संजो कर रखे हुए हैं। यहाँ आकर उनका ये संबंध और भी गहरा हो गया। ये सभी 68 श्रद्धालु पाकिस्तान के सिंध प्रांत से हैं, जिनमें डॉक्टर, इंजीनियर्स, बिजनेसमैन तक शामिल हैं। सभी खुश हैं और पाकिस्तान जाकर हम यहाँ की जो संस्कृति है उसको बताएंगे। हम भी हिंदू संस्कृति का हिस्सा है। यहाँ आके हमें बड़ा आनंद आया है, हम अपने आप को भाग्यशाली समझ रहे हैं। सुकून मिल रहा है यहाँ अपनों में। जैसे आए हैं, हम आए इसीलिए थे, महाकुंभ का नाम सुन के आए थे कि हम जाके वहाँ दर्शन करें महाकुंभ का। 26 फरवरी तक चलने वाले महाकुंभ में आस्था और उमंग की अलग अलग तस्वीरें आ रही हैं। इन्हीं तस्वीरों में एक तस्वीर है अग्नि साधना की। ये साधना दिगंबर आणी अखाड़े की अखिल भारतीय पंच 13 भाई त्यागी खालसा के साधक श्री महंत गोपाल दास कर रहे हैं। ये विशेष साधना 18 सालों तक की जाती है। ये अग्नि साधना बसंत पंचमी से शुरू होकर 5 माह तक चलेगी। इस साधना को करने वाले साधक अपने चारों तरफ जलती आग का घेरा बनाकर इसके बीच में बैठकर ये कठिन साधना करते हैं। 18 साल तक इसमें 6 प्रकार के कोर्स होते हैं। पहले पंचधुनी से शुरू होता है, 3 साल तक पंचधुनी तपना पड़ता है। वो भी माघ महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी को शुरू होता है और जेठ महीने के शुक्ल पक्ष की 10वीं तक चलता है। गंगा दशहरा, जिसको गंगा दशहरा कहते हैं, तब तक चलता है। ये 4 महीना धूप में दिन में 10 बजे के बाद 11 बजे 12 बजे से शुरू करते हैं और 2 बजे 3 बजे 4 बजे जिसका जितना मंत्र जाप करना होता है, जितनी तपस्या करनी होती है, उतना सभी संत महात्मा करते हैं। तीर्थराज प्रयागराज में चल रहा आस्था का ये सबसे बड़ा मेला पूरी दुनिया को लुभा रहा है। प्रयागराज में महाकुंभ का 25वां दिन है। आंकड़ों के मुताबिक अब तक करीब 39 करोड़ से ज्यादा भक्त संगम में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। देश और दुनिया का ऐसा कोई कोना नहीं जहां कुंभ की कीर्ति न पहुंच रही हो, जहां भारतीय सनातनी संस्कृति का वैभव न पहुंच पा रहा हो। प्रयागराज से समर्थ श्रीवास्तव और पंकज श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए बात मौसम की कर लेते हैं, जो बार बार चौंका रहा है। सर्दी के इस मौसम में ये सवाल है कि जाती ठंड लौट कर क्यों आई है। शॉल और स्वेटर को
लोगों ने उतार फेंका, लेकिन अब फिर से शॉल और स्वेटर ओढ़ने का वक्त आ गया है। दिल्ली एनसीआर की हवा में ठंडक महसूस हो रही है। हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में अचानक बर्फबारी होने लगी है और नतीजा ये कि मैदानी इलाकों में ठंड का एहसास हो रहा है। हालांकि मौसम विभाग की माने तो 2 से 3 दिन में फिर से मौसम का मिजाज बदलने वाला है। फिर फरवरी में मार्च जैसी गर्मी महसूस होगी। फरवरी में मार्च जैसी गर्मी का सामना कर रहे लोगों को ऐसी तस्वीरों की उम्मीद नहीं रही होगी। हल्की गर्मी के एहसास के बीच मौसम ने लोगों को थोड़ी रियायत देने का अचानक मूड बना लिया। मौसम की तरफ से मिली इस मोहलत की वजह से हिमाचल के ऊपरी इलाकों की तस्वीर ही बदल गई। कुछ दिन पहले तक मनाली की ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर पेड़ों की वजह से सिर्फ हरियाली नजर आ रही थी, लेकिन अब वहाँ मौसम की करवट की वजह से बर्फ की सफेद चादर बिछी हुई है। मनाली में बर्फबारी हो रही है। करीब 6,398 फीट की ऊंचाई पर मौजूद मनाली में रहने वाले बेसब्री से बर्फबारी का इंतजार कर रहे थे। पिछले साल दिसंबर महीने के दूसरे हफ्ते में ही बर्फबारी हुई थी। जनवरी का पूरा महीना ऐसे ही निकल गया। अब बुधवार रात करीब 2:30 बजे से ही बर्फबारी ने मनाली में मौजूद हर किसी के चेहरे पर रौनक ला दी है। इनमें वो भी शामिल है जो फलों की बागबानी से जुड़े हुए हैं, जिन्हें अभी तक मौसम का मिजाज समझ ही नहीं आ रहा था। जब बर्फ होगा ना तो यहाँ टूरिज्म का भी है और हमारी खेती बाड़ी है और बर्फ के लिए बहुत ही वेट कर रहे थे, पर बर्फ नहीं आ रही है। इस बार बर्फ जो आया 8 फुट मनाली में पहुंची है बर्फ, हमें बहुत खुशी हुई है। मार्च तक बर्फ आती है, हमें उम्मीद है कि मार्च तक बर्फ पड़ेगी तो हमें बहुत अच्छा होगा और बहुत ही टूरिज्म भी हमारा बढ़ जाएगा और यहाँ के जितने भी पर्यटक से जुड़े हुए आदमी वहाँ भी अच्छा है और फसल के लिए भी बहुत अच्छी हमारा बर्फ बहुत जरूरी है। पल्लम वगैरह, सेब वगैरह, नाशपाती, हर चीज जो जितना भी बागवानी हमारा है, इसलिए हमारे को बहुत ही अच्छा है। बर्फ बहुत जरूरी है। इस बारी थोड़ी कम हुई है बर्फबारी, लेकिन ज्यादा होगी तो और भी बेहतर रहेगी। लेकिन हमारी जो फसल है बहुत अच्छी रहेगी। इससे हमारे देखो जल स्रोत बढ़ेंगे, हर जगह हर चीज बढ़ेगा, टूरिज्म में भी फायदा है, टूरिस्ट बहुत ज्यादा आएगा तो ग्रो करेगा इस चीज के लिए। और इस महीने बहुत कम बर्फबारी हुई है, फर्स्ट बार स्नोफॉल में। मनाली के आसपास के शहरों में मौसम का यही अंदाज दिखाई दे रहा है। मनाली से करीब 40 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद कुल्लू चारों ओर बर्फ की सफेद चादर से घिरा हुआ है, जो देखने वाले का मन मोह रही है। कुल्लू के रिहायशी और बाजार वाले इलाके पर्यटकों से भरे पड़े हैं। प्रकृति के इस खूबसूरत रूप का दीदार करने पहुंचे लोग बस अपने मोबाइल के कैमरे में इस क्षण को कैद कर लेना चाहते हैं। भारी बर्फबारी की वजह से लेह मनाली राजमार्ग पर मौजूद अटल टनल के पास 2 फीट के आसपास सड़कों पर बर्फ जमी है, जिसकी वजह से कई अहम सड़कें बंद हैं, जिन्हें खोलने का काम किया जा रहा है। इसी बीच प्रशासन की तरफ से पर्यटकों के लिए सड़कों पर निकलने के दौरान सतर्क रहने की सलाह भी दी जा रही है। सुबह हमारे यहाँ स्नोफॉल हुई है, जो मनाली एरिया में अप टू रोहतांग टनल के आसपास अबाउट 1.5 से 2 फुट की अनुमानित बर्फ हुई है। जलोड़ी पास में अराउंड 7 इंच की बर्फ हुई है, जिसकी वजह से ये सड़कें भी अवरुद्ध है। सभी टूरिस्ट से अनुरोध रहेगा कि एज पर द लोकल ट्रैफिक प्लान ही आप लोग बाहर जाएं। हमारा नेहरू कुंड तक रोड्स खुली है, उसके आगे अप टू सोलंग सिर्फ 4x4 व्हीकल्स की आवाजाही आज अलाउड है और जलोड़ी पास भी क्लोज है। इन दिनों मनाली या इसके आसपास के इलाके ही नहीं बल्कि पूरे हिमाचल प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ का असर दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से मौसम विभाग ने कल भी राज्य के निचले इलाकों में शीतलहर और कोहरे छाने की संभावना जताई है। पूरे हिमाचल प्रदेश में हमारे पास रेनफॉल और स्नोफॉल रिपोर्ट हुआ है और साथ ही अगर जो थंडर स्टॉर्म और लाइटनिंग की बात करते हैं तो वो भी हमारे पास जो मिड हिमालय का रीजन है और लोअर हिमालय का रीजन है, जिसमें आपके पास कांगड़ा एयरपोर्ट है, भुंतर एयरपोर्ट है और जो शिमला एयरपोर्ट है, यहाँ सभी जगह पर थंडर स्टॉर्म भी हमारे पास रिपोर्ट किया गया। मौसम का बदला मिजाज सिर्फ हिमाचल तक ही सीमित नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर के डोडा में इसकी मेहरबानी दिखाई दे रही है। डोडा के ऊंचे इलाकों पर भारी बर्फबारी हुई है। ऐसे हालात में भी हमारे वीर जवान हाथों में हथियार लिए सरहद की सुरक्षा कर रहे हैं। उनके जोश और जज्बे में कोई कमी नहीं है।
बर्फबारी के बाद ऊंचे और दुर्गम रास्तों पर चलते हमारे जवानों को देखने के बाद ही दुश्मन के हौसले भी पस्त हो जाते हैं। जम्मू कश्मीर की ऊंची पहाड़ियों पर बर्फबारी की वजह से श्रीनगर में भी ठंड बढ़ गई है। यहाँ भी शीतलहर चल रही है। डल झील का दीदार करने पहुँच रहे लोगों को यहाँ की सुबह और शाम काफी सुहानी लग रही है। बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ बहुत ठंडी भी है, चाहिए वैसा वेदर है, इसलिए हमने पूरा बदन कवर कर दिया है कपड़ों से। और यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं, खाना कावा भी हमने ट्राई किया, वो भी बहुत अच्छा है। कश्मीर मैंने बस फिल्मों में देखा था, लैला मजनू वो वाली फिल्मों में, तो मैं चाहती थी कि कश्मीर आऊँ। तो उससे पहले 1 मंथ आने से पहले मैंने पूरा शॉपिंग करा था, ये ग्लव्स, ये कान का, ये टोपी, ये सब जैकेट वगैरह, मतलब पूरी तैयारी करके कश्मीर आई हूँ मैं, ताकि ठंड ना लगे। लेकिन यहाँ पे इतनी ठंड है कि ये भी कुछ काम का नहीं है। चाहती हूँ कि जिंदगी में एक बार तो कश्मीर आना ही होगा, यहाँ का बर्फ हाथ में लेके महसूस करो कि क्या ठंड होती है। दरअसल हिमाचल प्रदेश के आसपास एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव हुआ है, जिसकी वजह से मैदानी इलाके खासकर दिल्ली और आसपास के इलाकों में भी आज सुबह से ठंड में इजाफा देखने को मिल रहा है। आगे का उम्मीद है कि ये जो गिर चुकी है टेम्परेचर, इसके बाद खास गिरावट का संभावना नहीं लग रहा है। पूरा नॉर्थ इंडिया की बात करें तो शायद और 1-2 डिग्री गिर सकती है, मगर बहुत खास चेंज नहीं है। मगर उसके बाद से जैसे परसों सुबह से हमारी उम्मीद है कि टेम्परेचर्स बढ़ने लगेंगे, 2 से 3 डिग्री बढ़ने की संभावना है नॉर्थ वेस्ट इंडिया में। और एक ये इसलिए क्योंकि एक पश्चिम विक्षोभ आ रही है जो 8 तारीख से नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयस को इफेक्ट करेगी, और इसके चलते थोड़ा स्नोफॉल एक्टिविटी 8 तारीख से लेके 12-13 तारीख तक लगभग चलता रहेगा स्नोफॉल एक्टिविटी। दिल्ली और एनसीआर में इस बार मौसम ने सभी को चौंका दिया है। आमतौर पर फरवरी में अच्छी खासी ठंड पड़ती थी, इस बार उसी महीने में गर्मी का एहसास होने लगा। पिछले कुछ दिनों में मौसम ने ऐसी पलटी मारी कि तेज धूप चुभने लगी थी। 2 दिन पहले तक हालात ये हो गए थे कि लोगों ने अपने ऊनी कपड़े उतार दिए थे। मौसम के बदले मिजाज ने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया था कि कहीं सर्दी वक्त से पहले ही विदा तो नहीं हो गई। मनाली से मनिंदर अरोड़ा और शिमला से विकास शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए बात आजमाए हुए दोस्त रूस की। हमारा दशकों पुराना मित्र है रूस, हमारी उम्मीदों पर फिर से खरा उतरा है और इस बार मामला S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की डिलीवरी से जुड़ा है। भारत को इस साल के अंत तक S-400 की चौथी खेप मिल जाएगी। भारत को रूस से अब तक S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की 3 यूनिट्स मिल चुकी हैं, जिनमें एक स्क्वाड्रन सिलीगुड़ी में तैनात है और एक स्क्वाड्रन पठानकोट में तैनात है। एक स्क्वाड्रन की तैनाती पठानकोट में है। साल 2021 के अंत में ही इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम की पहली खेप भारत को मिली थी। साल 2025 के अंत तक भारत को रशिया से मिलने वाले S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की चौथी खेप मिल जाएगी। ये चौथी स्क्वाड्रन भारत को मिलेगी और भारत में जिस तरह के डिप्लॉयमेंट्स हो रहे हैं, खासतौर पर उत्तरी सीमाएं हों, चीन से सटी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल हो या फिर वेस्टर्न बॉर्डर, इन सभी जगह पर एयर डिफेंस सिस्टम्स की तैनाती बेहद जरूरी है। खासतौर पर 2020 के गलवान संघर्ष के बाद से भारत की वायुसेना लगातार इन सभी इलाकों में पूरी तत्परता से अपना एयर डिफेंस पुख्ता कर रही है। S-400 को लेकर भारत ने रूस के साथ 2018 में 5 स्क्वाड्रन के लिए समझौता किया था और इसमें से 3 स्क्वाड्रन भारत को पहले ही मिल चुकी हैं, जिनमें से एक सिलीगुड़ी कॉरिडोर की सुरक्षा के लिए तैनात है, दूसरी स्क्वाड्रन राजस्थान के जोधपुर में तैनात है, जिससे कि पाकिस्तान से आने वाले किसी भी तरह के एरियल थ्रेट्स को न्यूट्रलाइज किया जा सकता है। इसके अलावा जो तीसरी स्क्वाड्रन है वो पठानकोट में डिप्लॉय किया गया है और उसकी जो रेंज है 400 किलोमीटर है, यानी कि चीन और पाकिस्तान दोनों ही सीमाओं की तरफ से आने वाले किसी भी तरह के एरियल थ्रेट को ये S-400 एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से ध्वस्त कर सकता है। S-400 का जो चौथा स्क्वाड्रन आएगा वो 2025 के अंत तक आएगा और इसके अलावा जो 5वां और आखिरी स्क्वाड्रन है वो 2026 में भारत को मिल जाएगा। S-400 को भारत तक पहुंचने में कुछ देरी हुई और इसकी वजह रशिया और यूक्रेन के बीच का युद्ध था, जिसकी वजह से जो सप्लाई चेन्स थी वो डिस्ट्रप्टेड रही। लेकिन अब सूत्रों के मुताबिक ये जानकारी मिल रही है कि भारत को बहुत ही जल्द ये दोनों ही स्क्वाड्रन मिलेंगे। राज्यसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी का शायराना अंदाज नजर आया। पीएम मोदी ने व्यंग बाण चलाते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे को लपेटे में ले लिया, जिस पर राज्यसभा में खूब ठहाके लगे।
हमारे माननीय खड़गे जी आपके सामने बढ़िया बढ़िया शेर सुनाते रहते हैं और उनका शौक है शेर सुनाने का। और सभापति जी आप भी बड़ा मजा लेते हैं। एक शेर मैंने भी कहीं पढ़ा था, तमाशा करने वालों को क्या खबर, तमाशा करने वालों को क्या खबर, हमने कितने तूफानों को पार कर दिया जलाया है, हमने कितने तूफानों को पार कर दिया जलाया है। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती हैं। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज, देखते रहिए गुड न्यूज।